नमस्ते, मैं शिखा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं 2 टॉपिक जो है यहाँ पर कवर करने वाली हूँ प्लेटो के। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लेटो की शिक्षा योजना और दूसरा जो टॉपिक है वो है पत्नियों और संपत्तियों का साम्यवाद। ठीक है? ये दोनों टॉपिक जो है प्लेटो के हैं। इससे पहले मैंने प्लेटो के बारे में 2 वीडियो बना दी हैं, जिसमें पहली वीडियो मैंने जीवन परिचय के बारे में बताया है, प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन काल और साथ में जो है उसकी समकालीन परिस्थिति के बारे में कि कैसे उसकी समकालीन परिस्थिति ने उसके विचारों पर, उसकी रचनाओं पर जो है प्रभाव डाला है। इसके अलावा मैंने जो है दूसरी जो वीडियो है वो प्लेटो के विचार बताए हैं कि उसके जो है राज्य के बारे में क्या विचार हैं, कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, राज्य में वर्ग संरचना किस आधार पे है और प्लेटो के अकॉर्डिंग ये भी बताया कि राज्य के जो है क्या-क्या कार्य हैं। आप पहले उन वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में, ठीक है? तो शिक्षा की योजना आपने देखा होगा मोस्टली कि किसी भी राजनीतिक विचारक ने जो है शिक्षा के ऊपर कोई सिद्धांत नहीं दिया है, जबकि प्लेटो ने दिया है, क्योंकि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है किसी भी राज्य में जो है न्याय की स्थापना के लिए, ठीक है? तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लेटो के लिए जो है शिक्षा का क्या महत्व है, एक्चुअल में जो है प्लेटो जो है शिक्षा को क्या वैल्यू देता है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्लेटो के लिए सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का ही साधन है। सामाजिक शिक्षा का मतलब क्या है? सभी लोगों को जो है शिक्षा दी जाए और सामाजिक न्याय का साधन है। इसका मतलब ये है कि आदर्श राज्य में जो है न्याय की स्थापना बहुत ज़रूरी है, एक सामाजिक न्याय स्थापित होना बहुत ज़रूरी है और सामाजिक न्याय जो है अशिक्षित लोगों के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि अशिक्षित लोग जो है वो पशु के समान होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो अशिक्षा है मतलब कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह व्यक्ति जो है पशु के समान है, और जो व्यक्ति पशु के समान है उसके अंदर ना ही ज्ञान है, ना ही गुण है और ना ही वो न्यायप्रिय है, ठीक है? और ना ही वो न्याय के योग्य है, ठीक है? सो बिना शिक्षा के जो है न्याय जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। जब तक व्यक्ति जो है शिक्षित होंगे तो उसके अंदर जो है ज्ञान आएगा, उसके अंदर गुण आएंगे, उसके अंदर संस्कार आएंगे और वो जो है न्यायप्रिय बनेगा। न्याय का जो है स्थापना उसी प्रकार से होगी जब राज्य में जो है सभी व्यक्ति जो है शिक्षित होंगे, सभी जो नागरिक हैं वो शिक्षित होंगे, तो उन्हें जो है न्याय की वैल्यू समझ में आएगी, न्याय का महत्व समझ में आएगा और वो सभी जो है न्यायप्रिय बनेंगे और न्याय देने योग्य बनेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से जो है सामाजिक शिक्षा से जो है सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, ठीक है? पॉइंट देख लेते हैं, प्लेटो का सिद्धांत पर विश्वास है। कौन से सिद्धांत पर? एक सिद्धांत है सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण का मतलब अच्छे गुण ही किसी मानव के जो है अच्छे गुण ही जो है उसका ज्ञान है। ये जो सिद्धांत है ये सुकरात के द्वारा दिया गया था। सुकरात कौन? प्लेटो के गुरु, ठीक है? उन्होंने ये बोला था कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं वही ज्ञान है। तो जो शिक्षा है वो किसी मनुष्य के अंदर जो है अच्छे गुण पैदा करती है, उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है अच्छाई पैदा करती है, ठीक है? जैसे आप पॉइंट नंबर 3 देखिए, शिक्षा ही मानव के चरित्र का निर्माण करती है। पॉइंट नंबर 4 है कि शिक्षा नैतिक मूल्यों का संचार करती है, संस्कार और अनुशासन लाती है, मानव को न्यायप्रिय बनाती है, सभी जो है मानसिक रोगों की औषधि है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा का महत्व बहुत क्लियर तरीके से दिख रहा है कि प्लेटो ये मानता था कि जो शिक्षा है वही जो है इंसान के जो है चरित्र का निर्माण करती है, उसे पशु से जो है इंसान बनाती है, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का संचार करती है, उसके अंदर जो है गुण लाती है, उसके अंदर संस्कार लाती है, उसके अंदर अनुशासन लाती है, ठीक है? जो शिक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को जो है उसके जीवन यापन करने में जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? और उस व्यक्ति को जो है न्यायप्रिय बनाती है, उस व्यक्ति को न्याय का महत्व समझाती है और सभी तरह के मानसिक रोगों की, सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, सभी तरह के जो प्रश्न हैं उसकी जो है औषधि का काम करती है, ठीक है? समझ में आई ये चीज़? तो इसी तरह से जो प्लेटो है वो शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अपने नागरिकों के जीवन में, अपने आदर्श राज्य में जो है सभी व्यक्तियों को वो सामाजिक शिक्षा देना चाहता है। उसने जो है जो 3 वर्ग बनाए उन सभी वर्गों के लिए जो है उसने अलग-अलग जो है सिलेबस तक उसने तैयार कर रखा था कि किस व्यक्ति को जो है किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है? और हर व्यक्ति को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए जो उसके अंदर जो है न्याय का, गुण का और संस्कारों का, अनुशासन का जो है संचार हो, सभी व्यक्तियों के जो है चरित्र का अच्छा निर्माण हो और इस तरह से जो है आदर्श राज्य की और सामाजिक न्याय की जो है स्थापना की जा सके, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि असल में जो है प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो जो है 3 वर्गों में विभाजित है। 3 स्तरों की शिक्षा है। सबसे पहला जो स्तर है वो है प्राथमिक स्तर, दूसरा जो स्तर है वो उच्च स्तर है और जो तीसरा स्तर है वो है प्रायोगिक स्तर, ठीक है? और जो सभी स्तरों के लिए जो है अलग-अलग आयु और अलग-अलग वर्गों के लिए जो है विभाजित की गई है, ठीक है? इसके अलावा जो है प्लेटो के जो विषय थे जो सभी लोगों को पढ़ाए जाएंगे वो गणित, संगीत, व्यायाम और कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में जो है भी बताया जाएगा और साथ में जो है आध्यात्मिक चिंतन की भी जो उनको शिक्षा दी जाएगी। आध्यात्मिक चिंतन मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल, ठीक है? क्योंकि जो प्लेटो थे ना वो थोड़े स्पिरिचुअल टाइप पर्सन थे। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक थे, थोड़े भगवान और चिंतन में विश्वास रखते थे, ठीक है? इसके अलावा
अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इस टेबल को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात कर लेते हैं। ये जो शिक्षा है वो 6 वर्ष से जो है 20 वर्ष की आयु तक है। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है 10 वर्ष, तो एक्चुअल में क्या है 6 वर्ष से जो है 20 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा दी जाएगी। किसको? उत्पादक वर्ग को। इतनी जो शिक्षा है वो उत्पादक वर्ग के लिए होगी, ठीक है। इसके बाद जो आती है वो उच्च स्तर की शिक्षा है, इसे हम मध्यम स्तर की शिक्षा भी कह सकते हैं। ये जो है 20 वर्ष से जो है 35 वर्ष तक होगी, ठीक है। 20 वर्ष से जो है 35 वर्ष तक होगी, जो सैनिक वर्ग के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पर उसे जो है व्यवहारिक कुशलता मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअल में जो सैनिक जो वर्ग है वो उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड है आपका प्रायोगिक स्तर, इसमें जो है व्यक्ति का ज्ञान जो है बढ़ाया जाएगा, और ये जो शिक्षा होगी वो 35 से जो है 50 वर्ष तक की होगी। 35 से 50 वर्ष तक की जो शिक्षा ग्रहण करेगा उस वर्ग को जो है शासक या फिर दार्शनिक वर्ग कहा जाएगा, ठीक है। और यही वर्ग जो है आगे जाकर जो है राज्य पर शासन करेगा। इन वर्ग में से कोई एक जो जितने भी लोग होंगे ना उसमें से जो एक कोई जो है दार्शनिक राजा बनेगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि हर जो शिक्षा का जो स्तर है उसकी क्या जो है क्या महत्व है। सबसे पहला जो आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा है वो मनुष्य को जो है कुशलता देगी, उसको जो है ये पता चलेगा कि उसकी जो है एक्चुअल में क्या क्षमताएं हैं, उसकी जो है क्या एबिलिटीज़ है, क्या कुशलताएं हैं, उसको दिशा देगी, ठीक है। फिर जो उच्च और मध्यम स्तर की जो शिक्षा है वो व्यक्ति का जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण को जो है बढ़ाएगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि वो एक्चुअल लाइफ में जो है उसे व्यवहारिक जो है ज्ञान प्रदान करेगी। जो थर्ड है वो है प्रायोगिक शिक्षा। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है मनुष्य को का ज्ञान का संचार होगा। ज्ञान का संचार मतलब किताबें वगैरह, आध्यात्मिक चिंतन, इनके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जो है ज्ञान प्राप्त होगा, उसको जो है अनुशासन मिलेगा और साथ में जो है वो न्यायप्रिय बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी शिक्षा को जो है दिशा दी जाएगी, और लास्ट में जो है जो प्रायोगिक शिक्षा वाले जो दार्शनिक जो लोग हैं वही जो है आगे जाकर शासक बनेंगे, ठीक है। राज्य को जो है चलाएंगे, ठीक है, राजा बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है क्या वो है पत्नियों व संपत्तियों का साम्यवाद। पत्नियों का यहाँ पर जो है परिवार से अभिप्राय है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं साम्यवाद की बात, साम्यवाद का मतलब ये है जब किसी पर किसी चीज़ का आधिपत्य ना रहे और वो जो है सरकार या फिर राज्य के जो है अंडर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जो है प्लेटो क्या करना चाहता था, अब मैं जो है छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब कोई सरकारी जो काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है। अब वो व्यक्ति अपने कर्तव्य की तरफ जो है पूरी तरह से पालन कर रहा है। अब वो व्यक्ति जो है भ्रष्ट कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट कब होता है? जब होता है जब उसको जो है किसी भी चीज़ का लालच होता है, ठीक है। सबसे पहले तो है जो है एक बात आ सकती है, एक पॉइंट आ सकता है जहाँ पर उसे लालच हो और उसे जितनी सैलरी मिल रही है ना उसके अलावा भी जो है उसे पैसों का लालच आ जाए और वो जो है भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह से वो संपत्ति के उसमें जो है वो भ्रष्ट हो गया। और दूसरा जो पॉइंट आता है जहाँ पर परिवार आता है, ठीक है, कि वो अपने लिए भले उसके अंदर लालच ना पैदा हो लेकिन उसके अंदर जो है परिवार के लिए लालच पैदा हो जाएगा कि मेरे पीछे मेरा परिवार है, ठीक है, तो वो उसके लिए भ्रष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये दो बातें आती हैं। तो प्लेटो यहाँ पर कहना चाहता था कि जो परिवार है और जो संपत्ति है ये एक व्यक्ति को, एक जो नागरिक है उसको जो है भ्रष्ट करती हैं, भ्रष्ट बनाती हैं। तो वो उसने जो है एक सॉल्यूशन सुझाया कि इन दोनों को जो है ख़त्म कर दिया जाए, जिस वजह से जो है जब दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब लालच ही ख़त्म हो जाएगा जिस चीज़ के लिए वो लालच कर रहा है, तो वो चीज़ जो है वो व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य की तरफ पूरी तरह से जो है निष्ठावान हो जाएगा और हमारा जो है आदर्श राज्य स्थापित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और न्याय की भी स्थापना हो जाएगी, क्योंकि प्लेटो के लिए जो न्याय है वो क्या है? जब कोई व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करता है वही प्लेटो के लिए न्याय है, और जब न्याय है तो आदर्श राज्य भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज एक बार देख लेते हैं। संरक्षण वर्ग, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ संरक्षण वर्ग कौन सा वर्ग। इसे अभिप्राय क्या है? संरक्षण का मतलब है सुरक्षा। तो जो राज्य को जो है आंतरिक रूप से जो सुरक्षा प्रदान करता है वो है शासक वर्ग, और जो बाहरी रूप से जो है सुरक्षा प्रदान करता है वो है सैनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को मिलाकर जो है प्लेटो ने संरक्षण वर्ग कहा है, ठीक है। तो जो संरक्षण वर्ग है उसको जो है प्लेटो राज्य के लिए कि राज्य को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे, राज्य जो है एक आदर्श राज्य बना रहे, इसकी वजह से वो जो है इन दोनों को जो है भ्रष्टाचार मुक्त रखना चाहता है। तो इसलिए जो उसने पत्नियों व संपत्ति का साम्यवाद बनाया है, जो सिद्धांत दिया है वो इन दोनों के लिए ही दिया है, ठीक है, संरक्षण वर्ग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। संरक्षण वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य के लिए एक विशेष पद्धति की व्यवस्था की गई, उसे पत्नियों व संपत्तियों का साम्यवाद कहा गया। तो उसने इसकी जो है इस सिद्धांत की जो है व्यवस्था क्यों करी? ताकि जो है संरक्षण वर्ग को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? मानव के अंदर केवल संपत्ति और परिवार के लिए लालच पैदा हो सकता है। जो परिवार जो है एक परिवार हो गया, एक संपत्ति हो गया, केवल इन दोनों के लिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है लालच कर सकता है। या तो वो अपने लिए करेगा पैसों
पैसों की लालच में आकर या तो वो अपने परिवार के लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा, अपनी पत्नी के लिए करेगा, ठीक है। सिर्फ इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो उसके अंदर जो है लालच आ सकता है और वो अपने कर्तव्यों से भटक सकता है, ठीक है। अपने जो कार्य है उसको जो है निष्ठा से ना करने का एक जो रीज़न हो सकता है उसके अंदर लालच आ जाना, और जिस वजह से वो भ्रष्ट हो सकता है, ठीक है। तो प्लेटो ने जो है संपत्ति और परिवार को आदर्श राज्य व सामाजिक न्याय की स्थापना में बाधक माना और इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। तो इस वजह से जो है प्लेटो इतना ज़्यादा जो है अपने राज्य के लिए चिंतित था, उसने जो है ऐसा माना कि इन दोनों की वजह से जो है राज्य जो है भ्रष्ट हो सकता है, जिस वजह से उसने जो है प्लेटो ने जो क्या किया, उसने संपत्ति को और परिवार को, इन दोनों की व्यवस्था जो है संरक्षण वर्ग के लिए जो है समाप्त कर दी, ठीक है। और उसने ये माना कि परिवार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, राज्य की ज़रूरत के अनुसार जो है नियंत्रित प्रजनन होगा और निजी संपत्ति जो है निषेध कर दी गई, ठीक है। जो संरक्षण वर्ग है उसके लिए जो है उसने ये माना कि जो है जितना राज्य को ज़रूरत है उतनी ही जनसंख्या का जो है जनसंख्या होगी, उतना ही जो नियंत्रित प्रजनन होगा, और इसके अलावा निजी संपत्ति जो है निषेध कर दी गई। निजी संपत्ति होगी ही नहीं, जितनी भी संपत्ति होगी वो राज्य के अंडर होगी, ठीक है, राज्य के कंट्रोल में होगी। तो इस तरह से जो है उसने पत्नियों व संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। ये मेनली संरक्षण वर्ग के लिए थे और वो ये चाहता था ताकि कि जो राज्य है वो भ्रष्टाचार मुक्त रहे और जो लोग हैं उनके कर्तव्यों के बीच में जो है कोई भी बाधा ना आए, ठीक है, चाहे वो परिवार या फिर संपत्ति ही क्यों ना हो, ठीक है। जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं रहेगी, उसके पास कोई परिवार नहीं रहेगा, तो वो किसके लिए ये सब चीज़ें करेगा? अपने लिए नहीं कर सकता, क्योंकि उसे जो है उसके पास अधिकार नहीं है कि वो निजी संपत्ति रख सके, सॉरी, कि वो निजी संपत्ति रख सके। तो जिस वजह से उसने जो है इन दोनों चीज़ों को समाप्त कर दिया और इन दोनों का जो है साम्यवाद कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसने ये दोनों जो सिद्धांत है, शिक्षा की योजना और पत्नी और संपत्तियों का साम्यवाद, ये जो दोनों सिद्धांत है वो क्यों दिए थे? ये दोनों जो है उसने अपने राज्य के को ध्यान में रख के दिए थे कि वो उसका जो है राज्य जो है आदर्श बना रहे, उसके अंदर जो है सामाजिक न्याय की स्थापना अच्छे से होती रहे और न्याय का सिद्धांत बना रहे, उसका आदर्श राज्य बना रहे, ठीक है। और एक दार्शनिक राजा का जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है निर्माण हो सके। तो उसने जो है जो भी काम किया, जो भी शिक्षा की योजना दी, जो भी उसने जो है अपना जितने भी सिद्धांत दिए, उसका जो है मेन जो मोटिव था, जो लक्ष्य था, वो केवल आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा की जो है स्थापना करना और न्याय का स्थापना करना था, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये दोनों सिद्धांत समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।